हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 9 हमारा परिवहन, संचार और व्यापार। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। कारण बताएं, जिसमें 3 प्रश्न हैं। पहला है, पिछले दशक से भारत में महामार्गों और पक्की सड़कों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। ये क्यों? इसका कारण हमें बताना है। पिछले समय में जितने भी महामार्ग हैं और पक्की सड़कें हैं, उनके विकास पर, उनके डेवलपमेंट पर, उन्हें बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसका कारण हमें बताना है। यहाँ पे नज़र डालिए, जितने भी सड़कें होती हैं, खास करके महामार्ग, ठीक है, और जो अन्य सड़कें होती हैं, वो विकास की सूचक मानी जाती है देश में, ठीक है। यानी जितनी बेहतर सड़कें होंगी, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी, यातायात परिवहन काफ़ी आसान होगा, व्यापार प्रसार काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये किसी देश के विकास की सूचक होती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, पिछले दशक से भारत में महामार्गों और पक्की सड़कों के विकास पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि महामार्ग और पक्की सड़कें विकास के साधन हैं। इन साधनों को व्यवस्थित मात्रा में उपलब्ध रहने से देश की आर्थिक विकास समुचित ढंग से होगा, ठीक है। क्या होगा? समुचित ढंग से होता है और देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। समझ में आ गया? तो इसी कारण पिछले दशक से सड़कें ज़्यादा मात्रा में, महामार्ग और पक्की सड़कें बनाई जा रही है और अभी बन रही हैं। समझ में आ गया? तो ये इसका आगे बढ़ते हुए देखिए, दूसरा सवाल क्या है। गैस और तेल के परिवहन के लिए, यानी गैस को और तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और ले आने के लिए पाइपलाइनों का उपयोग अच्छा माना जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण जो है काफ़ी सिंपल है। गैस और तेल जो है, यानी तेल लिक्विड है और गैस का कोई तो आकार नहीं होता, ठीक है। तो इसके स्वरूप के कारण हम इसे पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। अगर हम किसी वाहन पर कोई ठोस पदार्थ हो, अगर हम वाहन पर ले जाएं तो उसे चढ़ाना और उतारना पड़ेगा, यानी उसका परिवहन, जो भंडारण, वो सारा कठिन हो जाएगा। तो पाइपलाइन से ले जाने से अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और ले आने में जल्दी पहुंच जाते हैं, सस्ते तौर पे पहुंच जाते हैं, लागत भी कम पड़ती है, आसानी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, गैस एवं तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन अच्छा माध्यम है, क्योंकि ये आसानी से दूर तक गैस तथा तेल को पहुंचाया जा सकता है। इससे सामान को चढ़ाने, उतारने तथा भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। सुविधा एवं सस्ता माध्यम भी है, अतः पाइपलाइनों का प्रयोग होता है। समझ में आ गया क्यों होता है? तो ये आपका आंसर पूरा। तीसरा सवाल देखिए, उत्तर भारत में नदियाँ बहुत है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया जो है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सारी क्या है? उत्तर भारत है। यहाँ पे नदियों का जाल है, नदियाँ बहुत है, परंतु इसका उपयोग जो है परिवहन के लिए नहीं किया जाता। यानी उस पर बड़े बड़े जो नाव होते हैं, जहाज़ें होती हैं समुद्र में जो चलने वाली, यहाँ पे हम नदियों में नहीं चला सकते, यानी यहाँ परिवहन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? अधिक नहीं हो पाता, क्यों? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिए, इसका आंसर काफ़ी आसान है, हम ऐसे लिखेंगे, उत्तर भारत की नदियाँ परिवहन में नहीं होता। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो कारण है, उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ आती है, जिससे जलधारा तेज हो जाती है और ठंडी भी रहती है, ठीक है। पहला कारण तो हो गया ठोस कारण, कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ ही आता है। दूसरा है, उत्तर भारत की स्थिति, जो नदियां हैं, आसपास क्षेत्रों में औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी कम पाए जाते हैं। जब कम पाए जाएंगे तो वहाँ पे व्यापार वगैरह जो है, आवागमन काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा। और तीसरा कारण है, नदियों के आसपास नौकाओं को ठहरने, जहाज़ों को रुकने के लिए समुचित भौगोलिक, यानी ज़मीनी स्तर पर कोई दशाएं नहीं है, अनुकूल नहीं है वो जहाँ ठहराव हो, ठीक है। तो यही ठोस कारण है, जिससे कि उत्तर भारत में परिवहन बिल्कुल भी नहीं होता, यानी बहुत कम होता है। समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, पहियों पर चलने वाला अस्पताल से संबंधित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वैसी रेलगाड़ी जो पहिए पर चलती है, यानी अस्पताल वाली रेलगाड़ी का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 16 जुलाई 1991 की जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम की विशेष रेलगाड़ी शुरू हुई, जो मरीजों के लिए इलाज में मदद करती है। समझ में आ गया?
तो इसका नाम हमें लिखना है। क्या नाम लिखना है? तो हमें लिखना है अस्पताल युक्त रेलगाड़ी जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। दूसरा सवाल देखिए, भारत के किन नगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बनाया गया है? यानी उन नगरों का नाम हमें बताना है। इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्भुज यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ती है। कुल लंबाई 5846 किलोमीटर, यानी आपको पूरे लिखने हैं। ठीक है, चतुर्भुज यानी 4 राज्य हो गए, दिल्ली, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चेन्नई यहाँ से, और फिर कोलकाता, इसके बाद ये दिल्ली, ये चतुर्भुज बन गया। इसके बाद तीसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? देखिए सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है, देखिए पहले कहा जाता था कोलकाता के हवाई अड्डा पहले कहा जाता था दमदम और दिल्ली का पालम। ठीक है, तो दमदम नाम बदल के हो गया सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन, और ये कहाँ है? ये कोलकाता में है। तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कोलकाता में स्थित है। इसके बाद 4 नंबर देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति की घोषणा कब की गई, वो हमें बताना है। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, जो निर्यात अप्रैल 2000 में ये नई प्रधान विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषणा की गई। कब हुई? अप्रैल 2000 को, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 5वां, उन स्थानों का नाम हमें लिखना है जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम दर्ज किया गया है। अभी हमने देखा, देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो निर्यात किए जाने वाले जो तटीय क्षेत्र हैं होते हैं मुख्य, ठीक है, तटीय भाग, इनमें 7 राज्यों के शामिल हैं, जिसमें गुजरात के कांडला, ठीक है, और सूरत, ये दोनों गुजरात में है, महाराष्ट्र के सांताक्रूज, केरल के कोच्चि, तमिलनाडु के चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल में फाल्टा और उत्तर प्रदेश में नोएडा कारगर नहीं हो पाए, यानी इनके स्थान हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको आंसर। इसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी संख्या 18 है। पहला है, परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों को हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? देखिए परिवहन में क्या आ जाएगा? परिवहन में आ जाएंगे, देखिए परिवहन में आपका आ जाएगा स्थल, जल और वायु मार्ग के जितने भी संसाधन। स्थल में रेल, ठीक है, सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल में जो घरेलू और समुद्री जो जहाज़ें होती, और वायु में वायु मार्ग हो गया, हम सभी जानते हैं जहाज़। और संचार में देखिए क्या आएगा, संचार में डाक, इसमें डाक तार, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, प्रेस, इंटरनेट, ये सारे क्या आ जाएंगे? संचार में आ जाएंगे। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना, क्योंकि अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। समझ में आ गया? तो आइए इसका आंसर अच्छे से ऐसे लिखेंगे, परिवहन और संचार के आधुनिक साधन किसी भी देश और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। अगर परिवहन और संचार व्यवस्था विकसित होगा तो देश के विकास पथ पर अग्रसर होगा, देश आगे बढ़ेगा। परिवहन के माध्यम से ही हम कुछ घंटों में लंबी दूरियां तय करते हैं। संचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम सभी काम घर बैठे आसानी से कर लेते हैं। अतः परिवहन और संचार राष्ट्र की जीवन रेखा है। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर। दूसरा सवाल देखिए, भारत में सड़कों का विकास तेज़ी से हो रहा है, इस कथन की पुष्टि हमें करना है, ये हमें बताना है। देखिए स्वतंत्रता जब मिली तो उस समय भारत की सड़कें कम विकास हुआ था, और स्वतंत्रता के बाद भारत की सड़कें तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज बना है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है, यानी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए दूसरे का आंसर आपको ऐसे करना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सड़क मार्ग का तेज़ी से विकास हुआ। वर्तमान में विकास कई गुना अधिक है। 1947 में 48 में देखिए आंकड़े हैं, भारतीय सड़क मार्ग की कुल लंबाई 3.48 लाख किलोमीटर थी, यानी इतना थी स्वतंत्रता के समय। लेकिन वर्तमान में क्या है, 18 लाख किलोमीटर है, यानी इससे भी अधिक है, और बनते भी जा रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, सामान्य दक्षिण भारत में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में सड़कों का विकास तेज़ी से हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपको लिख लेना है। देखिए सड़कें कई तरीके की बनती हैं, 4 लेन हो गया, यानी इनका विकास दिन प्रतिदिन ये होते जा रहा है कई राज्यों में।
तीसरा सवाल देखिए, भारत में सड़कों की सघनता यानी ज़्यादा सड़कों का जाल है, सघनता है, घने हैं, किन दो क्षेत्रों में अधिक है और क्यों, वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। भारत में सड़कों की सघनता दो क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ज़्यादा सड़कें हैं। पहला है गंगा के मैदान, बंगाल से लेकर पंजाब तक, ठीक है, ये सड़कें जाती हैं, गंगा के मैदान क्षेत्र कहलाती हैं। और दूसरा है तमिलनाडु केरल क्षेत्र, पूर्वी से पश्चिमी तट, ठीक है, कि ये दोनों ही उपजाऊ कृषि, देखिए इसका कारण हो गया, ये दोनों ही उपजाऊ कृषि क्षेत्र है, यहाँ उद्योग का विकास हुआ है। देखिए कृषि क्षेत्र हो गए, कृषि की उत्पाद होगा और उद्योग का विकास होगा, तो वहाँ पे सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सामानों का वितरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए सड़कें तो चाहिए, ठीक है। और आपको ये लाइन भी लिख लेनी है, तथा ये समतल क्षेत्र, यहाँ पहाड़ वगैरह नहीं है, तथा यानी सड़कें बनाना आसान हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा भी हैं, तथा जनसंख्या अधिक है तथा सड़कें बनाने में आसानी है, अतः इन क्षेत्रों में सड़कों की सघनता अधिक पाई जाती है। समझ में आ गया। पहले आपको यहाँ तक करना है, फिर ये लाइन आपको लिख लेना है यहाँ से, ठीक है। तीसरा तो हो गया। इसके बाद चौथा देखिए, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का हमें विवरण देना है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए पहले समझिए, सड़कों के 4 वर्ग होते हैं, ठीक है, ये 4 वर्ग हैं, तो हमें सिर्फ राष्ट्रीय महामार्ग यानी राजमार्ग, नेशनल हाईवे के बारे में बताना है। राष्ट्रीय महामार्ग है तो यहाँ पे हम नज़र डालेंगे तो पहले क्या है, ग्रांड ट्रैंक रोड है, उसके बाद आगरा मुंबई सड़क है, ठीक है, ये NH4, ये NH1 हो गया, NH3 हो गया, और इस तरीके से देखिए NH4 है, यानी चेन्नई मुंबई सड़क, चेन्नई, इसके बाद बहरागोड़ा सड़क, कलकत्ता हाजीरा महामार्ग, यानी यही आपको लिखना है, इसी के बारे में लिखना है हमें। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग विवरण इस प्रकार है। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी से होकर जाती है और इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है। देखिए हमने ये लिख लिया पहला, आप चाहे तो अपने से भी लिख सकते हैं। ये ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया 2000 किलोमीटर। अब इसके बारे में लिखें, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे आगरा मुंबई सड़क, इसे NH3 कहा जाता है, ठीक है। तो आपको फिर लिखना है आगरा मुंबई NH3, यानी आगरा से मुंबई को जोड़ने वाली सड़क NH3 कहलाती है, नेशनल हाईवे। ये ग्वालियर, इंदौर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। हो गया। इसके बारे में तीसरा है चेन्नई मुंबई सड़क NH4, या बेंगलुरु, बेलगाम और पुणे से होकर जाती है। इसके बाद देखिए अगला, चेन्नई बहरागोड़ा सड़क NH5, ये विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और कटक से होकर जाती है। और आखिरी है कोलकाता हाजीरा NH6, जो रायपुर, नागपुर, ठीक है, बहरागोड़ा, सबलपुर से होकर जाती है। तो आपको बस इतने ही लिखने हैं, कम से कम 5 होना चाहिए, वैसे तो और दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, भारत को रेल मार्ग से क्या लाभ मिलता है, रेलवे से क्या लाभ मिलता है भारत को। ये काफ़ी सिंपल सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पहाड़ी भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में रेलवे की अधिक विस्तार क्यों है। देखिए भारतीय रेल से हमें यात्रियों की ढुलाई होती है, सामान यानी माल की ढुलाई होती है, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, राष्ट्र यानी राष्ट्रीय आय आता है, इससे इनकम आता है। पहाड़ी भागों पे मैदानी भाग के रेलवे अधिक विस्तार, क्योंकि पहाड़ी भागों में क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, समतल नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे रेल मार्ग बिछाना मुश्किल होता है, जबकि मैदानी भागों में ऐसा नहीं होता, समतल होने के कारण ये आसानी से बिछाई जा सकती है, इसीलिए मैदानी भागों में ज़्यादा है और पहाड़ी में कम है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए इसका आंसर आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन ये काफ़ी एक्सप्लेन हो, देखिए इसका आंसर आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन इसमें सारे एक्सप्लेन है, आपको ये पूरा लिखना है अच्छे अंक के लिए। भारतीय रेल मार्ग एशिया की दूसरी लंबी रेल मार्ग, इसकी लंबाई 65,436 किलोमीटर है। समझ में आ गया। रेल मार्ग से भारत को अनेक लाभ हैं, जो प्रश्न पूछा जा रहा है। रेल मार्ग से आसानी से यात्री लंबी दूरियां तय करते हैं, साथ ही व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि वस्तुओं की ढुलाई होती है, ठीक है, अतः देश की अर्थव्यवस्था विकास में रेल का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पहला हो गया। अब पहाड़ी भागों में देखिए,
पहाड़ी भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में रेल मार्ग अधिक विस्तार है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने में कठिनाई होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में आसानी से बिछाई जा सकती है। दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि ऊंच नीच, पथरीली तथा समतल मैदान में ऐसा नहीं है, अतः मैदानी क्षेत्रों में अधिक विस्तार है। काफ़ी सिंपल भाषा है, आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, भारतीय रेल मार्ग किन 3 विभिन्न पटरियों, ठीक है, गैजेट में विभाजित है, वो हमें बताना है। इनमें से कौन पर्वतीय भाग सीमित है, यानी जो हम 3 बताएंगे उनमें से हमें बताना है इनमें से कौन पर्वतीय भागों में सीमित है, लिमिट है। ठीक है, आइए लिखते हैं। देखिए इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ से करेंगे। रेल मार्ग 3 रेल गेजों या पटरियों में विभाजित है। ठीक है, 31 मार्च 2013 तक उपलब्ध आंकड़े पर आधारित है, तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करना। पहला हो गया चौड़े गेज वाली पटरियाँ, ठीक है, तो ये 1676 मिलीमीटर हैं इस ये, ठीक है, इन्हें बड़ी लाइन कहते हैं। इसकी मार्ग देखिए कितना है, 57,140 किलोमीटर है। दूसरा है मीटर गेज वाली पटरियाँ, तो इसके बारे में हो गया। और तीसरा आपको लिखना है सकरे गेज वाली पटरियाँ, ठीक है, और सबसे छोटी या सकरी लाइन, यानी इन्हें इस नाम से जाना जाता है। और यही जो पटरियाँ हैं ये पर्वतीय भागों में सीमित है। हमें ये भी पूछा जा रहा है सवाल में कौन सी सीमित है, यानी तीसरे ये सबसे सीमित है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये पटरियाँ बिछाई जाती है। तो यहाँ तक आपको कर लेने, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए 7वां सवाल, भारतीय रेल मार्ग के विभिन्न क्षेत्रों के नाम उसके मुख्यालय समेत हमें लिखना। देखिए ये सवाल जो है ये लंबा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सवाल है, तो इसमें दे दिया गया, तो हमें तो लिखना पड़ेगा कि रेल मार्ग के विभिन्न क्षेत्र हमें बताना है और उसका मुख्यालय बताना है। ठीक है, तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल मार्ग 17 क्षेत्रों में विभाजित है। कितने, 17 क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक के नाम और उसके मुख्यालय जानकारी निम्नलिखित सारणी में ली गई है। ठीक है, निम्नलिखित सारणी दी गई है। पहला है उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी। तो इसी तरीके से आपको 17 तक लिखना है। ये 7 हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए ये हो गया 17, ये पूरा लिखना है बस यहाँ तक। ठीक है, इसका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, दक्षिण भारत के किस राज्य में रेल मार्ग की सघनता पाई जाती है, ज़्यादा घना है, ज़्यादा मात्रा में पटरियाँ हैं, पटरियों का जाल है। साउथ इंडिया के कौन से राज्य हैं जहाँ ज़्यादा मात्रा में रेल की पटरियाँ बिछाई गई हैं, सघनता पाई गई, और क्यों, कारण भी बताना है। देखिए इसका आंसर हमारा होगा दक्षिण भारत के महाराष्ट्र और तमिलनाडु में रेल मार्गों की सघनता पाई जाती है। देखिए दोनों समतल मैदान वाले क्षेत्र हैं और समुद्री तट वाले क्षेत्र हैं, यानी दोनों पर बंदरगाह भी है। ठीक है, ज़्यादा पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है दोनों राज्यों में समतल भूमि है और कृषि उत्पाद की अधिकता है तथा तटीय मैदान होने के कारण विदेशी व्यापार की सुविधाएं हैं तथा आबादी घनी है, अतः रेल मार्ग की सघनता तो पाई जाएगी, इसलिए पाई जाती है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा कौन सा, इसके बाद 9 नंबर, भारत के 2 आंतरिक जल मार्गों का विवरण हमें देना है। आंतरिक जल मार्ग उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे भारत के आंतरिक जल मार्ग हैं, तो ये पहले हम लिखेंगे नौगव्य जल मार्ग 1, इलाहाबाद से हल्दिया, मध्य गंगा, ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है। और दूसरा नौगव्य जल मार्ग 2, हल्दिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र जल मार्ग, यानी इस नदी पर है, और इसकी 891 किलोमीटर। बस 2 ही आपको लिखना है, बस हो गया। इसके बाद देखिए 10 नंबर, भारत के प्रमुख पत्तनों को महत्व बताएं, यानी जो बंदरगाह है उसे पतन कहा जाता है। ठीक है, भारत के प्रमुख पत्तनों का महत्व हमें बताना है, इससे क्या लाभ होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है भारत के प्रमुख पत्तन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केरल में कोच्चि है, और इसके बाद मारबीगांव है, मुंबई में है, काडला गुजरात में है, कोलकाता में है, ये सारे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये भारत के पतन हो गए, तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पतनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इससे आयात निर्यात होता है, भारत के प्रमुख पतन, ठीक है, ये लाइन लिखनी है। और भारत के प्रमुख पतन, तो कम से कम आपको 2 लिख के बता देना है। कंडला गुजरात के बारे में लिखेंगे जो यहाँ पे है, और मुंबई महाराष्ट्र में जो पतन है उसके बारे में लिखेंगे। ये दोनों आपको लिखना, चाहे आप दिन में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया।
11 नंबर देखिए, भारत में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं उसका विवरण हमें देना है। देखिए उत्तर लिखने से पहले थोड़ा समझिए। संचार के माध्यम में देखिए डाक सेवाएं पहला हो गया, टेलीफोन सेवाएं दूसरा हो गया, रेडियो टेलीविज़न और सिनेमा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए डाक सेवाएं, डाक टेलीफोन सेवाएं, रेडियो टेलीविज़न और सिनेमा। रेडियो टेलीविज़न सिनेमा ये तीसरा हो गया। और चौथा देखिए क्या है, चौथा है आपका मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम मतलब होता है समाचार पत्र। ठीक है, देखिए समाचार पत्र मुद्रण माध्यम हो गया। तो इनके बारे में हमें बताना है। देखिए आपके बुक में इंटरनेट कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन ये शामिल कर लेने हैं। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे लिखना है इसका आंसर। भारत में विभिन्न प्रकार के संचार साधन पाए जाते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला डाक सेवाएं। ठीक है, पहला हम लिखेंगे डाक सेवाएं, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ तक। दूसरा है तार टेलीफोन सेवाएं, तो तार टेलीफोन सेवाएं आपको लिखनी है। देखिए भारत, फिर आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। हमने तो पहला लिख लिया अभी डाक सेवाएं, दूसरा हम तार टेलीफोन सेवाएं, तो इसको आपको ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बारे में हो गया। तीसरा है रेडियो टेलीफोन यानी टेलीविज़न सेवाएं, और इसमें इंटरनेट भी आपको शामिल कर लेना। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़े से ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया? और देखिए आगे लिखना है मुद्रण माध्यम, यानी समाचार पत्र भी हैं इसके माध्यम हो गए, इसके बारे में लिखना है। और आखिरी में आपको लिख लेना है इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, तो उसके बारे में आपको लिख लेना है। ये महत्वपूर्ण संसाधन है संचार के, जिसके घर बैठे हम कोई भी काम आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 नंबर, भारतीय आयात यानी खरीदी जाने वाली वस्तुएं और निर्यात बेची जाने वाली व्यापार की वस्तुएं का हमें उल्लेख करना है। देखिए कैसे लिखेंगे हम। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है, खरीदता है, उसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, मशीनरी, मोती, कार्बनिक रसायन इत्यादि शामिल हैं। और भारत जिन वस्तुओं को बेचता है, निर्यात करता है, उसमें सूती वस्त्र, रत्न, जवाहरात, कृषि उत्पाद, चमड़ा इत्यादि शामिल है। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 13 नंबर, भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले 4 पतनों का हमें उल्लेख करना है। ठीक है, आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे वायुयान यानी वायु पतन की बात की गई है। देखिए 4 महानगर कौन कौन से हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, यानी इनके बारे में बताना है। देखिए पहले कहा जाता था मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे सांता क्रूज कहा जाता था, लेकिन नाम बदल के छत्रपति शिवाजी हो गया। और उसी तरीके से चेन्नई को मीनाकम कहा जाता था, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पतन हो गया। दिल्ली को कहा जाता था पालम, ठीक है, तो इसका हो गया इंदिरा गांधी। और कलकत्ता को दमदम, तो इसका हो गया सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन। यही तो हमें लिखना है। समझ में आ गया? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो हमें ऐसे लिखना है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले वायु पतन निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले वायु पतन 4 महानगरों में स्थित है। मुंबई का हवाई अड्डा सांतराकुछ से नाम से अब जाने लगा छत्रपति शिवाजी। चेन्नई का मीनाकम पहले, अब चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन। दिल्ली का पहले हवाई अड्डा पालम, तो अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन। कोलकाता का दमदम, अब सुभाष चंद्र बोस वायु पतन। समझ में आ गया? बस 4 ही बताना है। इसके बाद देखिए परिवहन और संचार में अंतर स्पष्ट करें। देखिए परिवहन में सड़क, वायु और जल, समुद्र में वो जितने भी परिवहन के साधन हैं वो सभी आ जाएंगे। और संचार में क्या आ जाएगा, रेडियो, डाक, ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारे संचार में आ जाएगा। समाचार पत्र भी आ जाएगा। तो इनमें अंतर हमें बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, परिवहन और संचार में अंतर निम्नलिखित है। परिवहन के माध्यम से यात्री और सामान को एक स्थान दूसरे स्थान लाया और ले जाया जाते हैं, जबकि परिवहन साधन में रेल, सड़कें, नाव, वायुयान शामिल हैं। संचार के साधन में हम संदेश, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, जिनमें संचार माध्यम में इंटरनेट, फ़ोन, डाकतार, रेडियो। समझ में आ गया? इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, 15, भारत की सड़कों को किन किन वर्गों में बांटा जाता है, इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो हमारा आंसर होगा, भारत की सड़कों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहला राष्ट्रीय राजमार्ग यानी महामार्ग, दूसरा प्रांतीय राजमार्ग यानी राज्य महामार्ग, जिला स्तर की सड़कें, गांव स्तर की सड़कें। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं। समझ में आ गया? तो पहले ये नाम लिखना है और ये बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है।
16 नंबर देखिए हमारा क्या है, सड़क मार्ग के किन्हीं 3 गुणों का हमें उल्लेख करना है। सड़कों के क्या महत्व है, क्या इसके गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो बताना है 3। तो इसका आंसर होगा सड़क मार्ग के गुण निम्नलिखित हैं। छोटी या लंबी दूरियां आसानी से तय करते हैं, सबसे सुलभ सस्ता परिवहन माध्यम है, भारत में सभी जगह सड़कों का जाल है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला है देखिए 17, किन क्षेत्रों में रेल मार्ग यातायात के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, और सकारण उत्तर हमें देना है, यानी किन क्षेत्रों में। तो ये समतल मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा सुविधाजनक है, ज़्यादा लोग निवास करते हैं, जनसंख्या घनी है, कृषि कार्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा। रेल मार्ग परिवहन का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। इसमें यात्री और सामान यानी माल की ढुलाई रेल मार्ग से संपन्न होती है। रेल मार्ग मैदानी क्षेत्रों में अधिक है, जो सवाल में पूछा जा रहा है, अर्थात जाल है। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पाद, व्यापार आदि का परिवहन रेल मार्ग से होता है, तथा घनी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में यात्री और सामान ढुलाई का भी उपयोगी माध्यम रेलवे ही है। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद आखिरी सवाल हमारा, सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है। जो सीमा पे सड़कें हैं, एक देश की सीमा के दूसरे से जो जोड़ती है दोनों देशों को, उन सड़कों का क्या महत्व है वो बताना है हमें। देखिए सीमावर्ती सड़कें यानी सीमांत सड़कें, तो यहाँ से हम लिखेंगे सीमावर्ती सड़कें जो सड़क संगठन। ठीक है, इसका गठन 1960 में किया गया और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित, यानी इसके महत्व देखिए क्या है। देश की उत्तरी और पूर्वी सीमा के सटे संभाविक महत्व की सड़कों को तीव्र और समन्वय सुधार का कार्य करना, प्रतिरक्षा तैयारियों को मजबूत किया जा सके, यह अग्रणीय बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। ठीक है, 3 और 4, कम से कम आपको 4 लिख लेने हैं इसके महत्व। समझ में आ गया। लाइन आपको ये भी जोड़ लेना है, इसका निर्माण दायित्व सड़क सीमा संगठन के द्वारा होता है। ठीक है, और ये इसके गुण हो गए, महत्व हो गए। ऐसा हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।